और साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा साथियों कि हम आपके लिए बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं साथियों। तो आज उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आज एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए आपका जो एग्जाम कल होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आपको साबित होने वाला है। और आपको बता दी ये एग्जाम जो है कितना तारीख को हुआ था दोस्तों, तो 1 जनवरी 2020 को जो एग्जाम हुआ था साथियों 2020 को, उसका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साथियों। आप उसको पूरी इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे, सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे साथियों। और अतः जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए साथियों। तो चलिए साथियों आज देखते हैं आज के पहले प्रश्न को और आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, आज के क्लास की तरफ बढ़ते हैं और आज देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आपको इससे पहले बता दें साथियों कि 2010 से जितना भी एग्जाम हुआ है साथियों, आपको उसका बिहार पुलिस का जितना भी एग्जाम 2010 से अभी तक हुआ है साथियों, यानी कि 2020 तक, आपको 2020 तक का टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बिहार पुलिस का एक प्लेलिस्ट है बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर करके, उसमें मिल जाएगा टोटल। वहां से जाकर आप टोटल बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं साथियों। और प्रैक्टिस सेट का आपको एक अलग से जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा साथियों। अगर आप वीडियो में अगर आपको इंटरेस्टेड है अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, पूरे प्लेलिस्ट को। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। कहता है निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है साथियों। हरित क्रांति के बारे में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है साथियों। तो ये देखिए, देश में जो है 1966 से 67 ईस्वी में कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत गेहूं उत्पादक राज्य यानी कि गेहूं उत्पादक राज्य में कौन, तो पंजाब हरियाणा, यानी कि पंजाब हरियाणा जो है अत्यधिक गेहूं उत्पादक राज्य को माना जाता है। तो पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह अधिक उपज वाले बीजों यानी कि रासायनिक खादों और नई तकनीक के प्रयोग पर आधारित थी। इससे गेहूं साथियों के उत्पादन में दुगनी से अधिक वृद्धि हुई। चावल के उत्पादन जो है 53% बढ़ोतरी हुई और क्रांति के फलस्वरूप भारत पहली बार खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सका। तो इस तरह से इसका आपका पहला का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। यह केवल जो है चावल के उत्पादन में सफल हुआ, यह जो है केवल चावल के उत्पादन में सफल हुआ, जबकि ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा जो नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है शक्ति गुणांक का मान होता है साथियों। शक्ति गुणांक का मान कितना होता है साथियों, तो 0 से 1 के बीच होता है शक्ति गुणांक का मान। आप याद रखिएगा साथियों, शक्ति गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है उपसौर की स्थिति बनती है साथियों। तो ये देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, मान चलिए कि ये आपका उपसौर की स्थिति देखिए, तो सपोज दैट मान चलिए ये पृथ्वी है साथियों और ये जो है सूर्य है साथियों, ये जो है आपका सूर्य है। जब ये दोनों जब अत्यधिक पास होती है, मतलब ये दोनों का जब डिस्टेंस जो है कम होगा साथियों, तो यह स्थिति ऑफशोर कहलाती है। तब ये जब धीरे धीरे यहाँ आके इसके सूर्य के साथ सट जाएगा तब ये जो है उपसौर की स्थिति बनती है। और ये कब होती है साथियों, तो ये जो होती है 3 जनवरी को होता है साथियों, 3 जनवरी को होता है ऐसा उपसौर किसको कहते हैं आपको पता चल गया साथियों। तो और इस तिथि को पृथ्वी सूर्य के निकट दूरी मतलब अर्थात इतना करोड़, मतलब एक तरह से जो है आपको कितना करोड़, तो 14.70 करोड़ मतलब किलोमीटर जो हो जाती है पर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किस अर्थशास्त्री ने के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है साथियों। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मार्शल जो अर्थशास्त्री थे, मार्शल अर्थशास्त्री। ठीक है साथियों, और उसी के अनुसार जो है अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था साथियों। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था साथियों, तो ये 28 जून 1914 को, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 को स्टार्ट हुआ था साथियों, 1914 को स्टार्ट हुआ था साथियों। और ये मतलब कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसीसी फर्डिनैंड की जब बिस्सेनिया की राजधानी सोराजेवो में हत्या हुई थी। ठीक है साथियों, हत्या हुई थी उसी समय में जो है 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी साथियों 28 जुलाई को। तो ये फर्डिनैंड के साराजेवो में हत्या, यही आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है ए हो जाएगा साथियों आंसर। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों
अगर आपको बिहार पुलिस का एग्जाम अगर आपका नज़दीक है साथियों, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें साथियों, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला दोस्तों, क्योंकि जो एग्जाम 2019 के एग्जाम से 5-7 क्वेश्चन जो है आपका बिहार पुलिस में टकराता था 2020 में, इसलिए इस बार भी संभावना बनता है कि टकराने का था। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है साथियों? तो ये शुद्ध शब्द अनिष्ट है। शुद्ध शब्द अनिष्ट है साथियों। ये दुर्व्यवस्था शुद्ध नहीं है, तो प्रांत शुद्ध नहीं है, निरीक्षण शुद्ध नहीं है साथियों। तो चलिए निरीक्षण जो देखिए, ये निरीक्षण जो है गलत लिखा हुआ। निरीक्षण होता है कैसे? तो नहर्षि कर दीर्घी कर अक्षो न ऐसे होता है साथियों। और ये तदोपरांत ऐसे नहीं होता है, तो अदो हर्षु कर ऐसे होता है साथियों, दो कर नहीं होता साथियों। और ये दुरावस्था तो गलत ही है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है साथियों? तो इसमें पंजाब में रोपर, यानी कि पंजाब में रोपर, ये जो है रोपर जो है पंजाब में ये रोपर है साथियों। गुजरात में ये लोथल है। लोथल कहाँ है दोस्तों? तो आपको गुजरात में है साथियों, लोथल गुजरात में है, ये रोपर पंजाब में है साथियों। राजस्थान में कालीबंगा है साथियों, ये कालीबंगा जो है राजस्थान में है साथियों, कालीबंगा राजस्थान में है। और ये जो है सब, और ये सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित पुरातन स्थल है। ये बालाथल जो है, बालाथल साथियों राजस्थान के उदयपुर जिले में यानी कि बनास नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। एक आहार संस्कृति ताम्र संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है। अतः 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है साथियों? तो सबसे अधिक द्रव्यमान का अगर बात किया जाए साथियों, तो किसका होता है सबसे अधिक द्रव्यमान? तो ये अल्फा कण का, अल्फा कण का जो होता है द्रव्यमान सबसे अधिक होता है साथियों। देखिए इसमें, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है साथियों, तो ये जो है आपका बिहार, मतलब कि भारत में बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, आपका बिहार आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है इंग्लिश का क्वेश्चन आता है। कहता है आइडेंटिफाई द प्रीडिकेट इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। कहता है स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। तो इसका आपका सही ऑप्शन कितना हो? ये आपका आंसर इसका सही हो जाएगा साथियों, कितना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कहता है द यूज ऑफ एडवर्सिटी, ऐसे द यूज ऑफ एडवर्सिटी, ये जो है आपका ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, द यूज ऑफ एडवर्सिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, तो क्रिया खेलना है साथियों। खेल क्रिया है, कौन सा क्रिया है? राम खेल रहा है, राम के द्वारा, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा दोस्तों। राम अगर किसी को खिलवा रहा है तब वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है साथियों, तो 11 का आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। और ये देखिए राम खेल रहा है, हिंदी में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को लेकर किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है, इसलिए आप सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पर अत्यधिक ध्यान दे साथियों। कहता है अगला क्वेश्चन, भारत में धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं साथियों? तो इसका देखिए धारणीय विकास जो है या सतत विकास, एक तरह से धारणीय विकास को ही सतत विकास बोला जाता है साथियों। से ऐसा अभिप्राय होता है कि ऐसे विकास से हैं जो मतलब संसाधनों को बिना क्षति पहुंचाए भावी पीढ़ियों को जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सितंबर 2015 से 17 स्वीकार किया, प्रत्येक वर्ष नीति आयोग द्वारा सतत विकास का सूचकांक दिया जाता है साथियों। और टोटल बात किया जाएगा तो आपको 17 यानी कि 17 सतत विकास निर्धारित किए हैं, 17 सतत विकास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता 13 नंबर, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है साथियों, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है साथियों? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा ZnCO3 होता है साथियों इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है साथियों? पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है साथियों? तो ये होगा वर्तिकाग्र या वर्तिका, वर्तिकाग्र या वर्तिका, जो वहां से आपको केसर उत्पन्न होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, कहते अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन है साथियों, ये जो है एक संयोगी अम्ल है, एक संयुग्मी अम्ल है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की साथियों? तो इसका आपका देखिए कांग्रेस जब 1976 में जब गठित हुआ था, 1976 में ये,
तो स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की। और ये जो था 42वें मतलब संविधान संशोधन में जो है भाग 4A अनुच्छेद 51 में आपको 10 मूल कर्तव्य शामिल किया गया साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है 16 के बाद अब 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें CH4 हो जाएगा। मेथेन को ही मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है हरित क्रांति के जनक है, यानी कि हरित क्रांति के जनक कौन है साथियों। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको बताएं साथियों कि मतलब विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक जो है अमेरिको कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरगोल। नॉर्मन जो है ये नॉर्मन बोरगोल, और ये जो है अमेरिकी वैज्ञानिक, मतलब कहाँ के वैज्ञानिक, तो अमेरिको वैज्ञानिक अमेरिको कृषि वैज्ञानिक जो है ये नॉर्मन बोरगोल है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर यही है। और ये जो है आपका और नॉर्मन जो MS ये MS जो स्वामीनाथन है के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक ये है। और ये जो है कृषि अमेरिको कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ये है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है C इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन 19 में कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं साथियों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा साथियों लोकसभा भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की जनसंख्या। तो देखिए ये जो है आपका बिहार से, देखिए अगर बिहार से भेजा जाता है साथियों तो बिहार की बात करें तो 40। अगर गुजरात की बात करें साथियों तो गुजरात में अगर बात करें तो गुजरात में 26, राजस्थान आंध्र प्रदेश में 25। तो इसमें सबसे ज़्यादा बिहार से हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर आपको लॉक किया जाए D, जो बिहार से सबसे ज़्यादा भेजा जाएगा। तो 40 प्रथम बार बिहार हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश से भेजा जाता है, उसके बाद राजस्थान से, इस तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है साथियों। सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये मैग्नीशियम ये एल्युमिनियम से जो है ग्रेटर देन और एल्युमिनियम जो है सोडियम से लेस देन है। चलिए 21 नंबर कहता है शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया साथियों। तो ये जो है किसने भाग लिया साथियों, तो ये आपका हो जाएगा इसका जो स्वामी विवेकानंद साथियों। और इसी भाषण को लेकर शिकागो में जो भाषण हुआ था, इसी भाषण में एक लड़की ने इनसे बोला कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उसी लड़की को इन्होंने अपने माता मान लिया, अपने माँ मान लिया। वो लड़की बोली कि मैं आपके जैसे मतलब पुत्र को पाना चाहता हूँ। तो इसने स्वामीनाथन विवेकानंद ने आसानी से जवाब दे दिए कि आपको मेरी पत्नी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज से मैं आपको अपना माँ मान लेता हूँ, इस तरह से मैं आपका पुत्र हो गया साथियों। तो वो विवेकानंद ही थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कॉटन जीन का आविष्कार किसने की। कॉटन जीन का आविष्कार किसने की साथियों। तो 1793 ईस्वी की बात की जाए, 1793 ईस्वी में साथियों ये जो है अमेरिका के एली हाइटनेरी ने कॉटन जीन का आविष्कार किया। अमेरिका के एली हाइटनी ने यही ऑप्शन नंबर जो C है इन्होंने ही जो ये मतलब कि कॉटन जीन का आविष्कार किया था साथियों। और ये जो था कॉटन जीन का आविष्कार किया, यह एक मशीन है साथियों। ये कॉटन जीन जो है आपको बताना चाहते हैं जो साथियों की ये एक मशीन है, ये एक मशीन है साथियों। और जो कपास के धागों को मतलब बीज से अलग करती है, और ये एक मशीन है कॉटन जीन। कॉटन मतलब तो आप जानते होंगे कॉटन, और ये जीन वही मशीन है जो अलग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। और अगला क्वेश्चन कहता है मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास है साथियों। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास है, मतलब कि मानव जो है इनमें से किस ध्वनि को सुन सकता है साथियों। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है D, यानी कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को मानव सुन सकता है साथियों। अब आप देखते होंगे कि जैसे कि कुत्ता बिल्ली जानवर उनवर पक्षी उक्षी वो सब भी बोलता है साथियों, लेकिन आप उसका आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि या तो उसका 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज से या तो उसका ध्वनि अधिक होता है साथियों, या तो कम होता है, इसलिए उसकी आवाज़ को हम और आप लोग कैच नहीं मतलब कि नहीं समझ पाते, नहीं सुन पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का था जीन प्रवर्धक तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था, किसने विकसित किया था साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा C, जो मुलिस के द्वारा जो है विकसित किया गया था साथियों।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है, कहता है आई नीड चूज द सुटेबल वर्ड चूज करना है एंड गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, और सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है, मतलब अर्थपूर्ण। आई नीड डैश फॉर माई कार, तो इसमें पेट्रोल का सही स्पेलिंग क्या होगा? आई नीड मतलब मुझे पेट्रोल की आवश्यकता है मेरे कार के लिए, तो इसमें पेट्रोल का सही स्पेलिंग क्या होगा साथियों, वही आपको बताना है साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, देखिए पेट्रोल का सही स्पेलिंग ये होता है साथियों, PAT नहीं होता है, PATROL नहीं होता, पेट्रोल सही ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है जी, ये तो आपका हो गया, ये भी हो गया। कहता है निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? साथियों नेपोलियन, तो समुद्रगुप्त के विजय और युद्ध कौशल के कारण VS स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था साथियों। समुद्रगुप्त, इसका मतलब जो है, इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के विजय, इसको समुद्रगुप्त को कहते हैं। चलिए 26 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर सही हो गया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है चूज द करेक्ट साइनोनिम साथियों। साय मतलब होता है आपको शर्माना, शर्म में आना, मतलब लज्जा, एक तरह से लज्जा या शर्मिंदगी या शर्मीली, यही होता है। तो इसमें से अब जो है आपको शर्म का जो है साइनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द चुनना है साथियों। तो साय का शाब्दिक अर्थ होता है शर्मीला, और विकल्प से क्वाय का समान अर्थ है, और क्वाय मतलब भी होता है साथियों ये लज्जा या शर्मीला, शर्मिंद, तो ये आपका क्वाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है साथियों। तो मुख्य जीव का उसमें नाम क्या होता है साथियों, जो वर्मी कंपोस्ट में आता है साथियों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो केचुआ होता है साथियों। और केचुआ को ही किसानों का मित्र कहा जाता है साथियों। मित्र, किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर तक गहराई तक जो है छिद्र कर देता है, जिसके कारण जो है जो फसल में अत्यधिक दिन तक पानी जो है नीचे से जो है नमी बना रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है साथियों? तो ये जो है आपका इंग्लैंड के दार्शनिक जो है जॉन और स्टुअर्ट मिल, ये जो है आपका मिल, ये मिल, इसका नाम जो पूरा नाम होता है साथियों, ये जो नाम है ये जॉन, इसका नाम पूरा होता है जॉन स्टुअर्ट ये मिल, ये जॉन स्टुअर्ट मिल, ये उसका पूरा नाम है, जो नीति शास्त्र के उपयोगितावाद विचारधारा के समर्थक थे, और इन्होंने इससे समझौता नहीं है। चलिए कहता एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल दी जाती है साथियों। एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य की चाल क्या दी जाती है साथियों? तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है दोस्तों? जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है साथियों? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो दया पवार, ये जो आपका ओम प्रकाश जो है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है जूठन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है दोस्तों। पीपुल्स मतलब एक तरह से आदमी होता है, यानी कि लोग होता है, और वाद मतलब युद्ध होता है। तो इसमें आपका 32 का आंसर सही आंसर हो जाएगा साथियों, 32 का ऑप्शन नंबर डी, जो नक्सलवाद होगा साथियों। जो ही पीपुल लोग के बीच जो ही झगड़ा होगा, यानी कि वार होगा, युद्ध होगा, तो नक्सलवाद ही होगा। चलिए क्योंकि ये संप्रदाय जातिवाद ये सब नहीं करने वाले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है साथियों। तो ये 33 का आपका ऑप्शन नंबर देखिए, ये जो है आपका सबसे पहले कहते हैं योजना आयोग ने 1979 ईस्वी में बात किया जाएगा। तो 1979 ईस्वी में योजना आयोग ने गरीबी के आकलन हेतु YK अलग की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स जो है गठित की थी। तो इसका आंसर YK अलग समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख नेता थे, कौन थे साथियों? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आपका सी हो जाएगा, जो कौन थे? माओ जेडोंग थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू एसिड। ये कहता है देयर हैपेंस टू बी स्मोक विदाउट फायर। इसका 35 नंबर है, और 35 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी, वेदर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर कहता है जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी
पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? तो इसका आपको सबसे पहले हम आंसर बता देना चाहते हैं दोस्तों। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1868 AD, मतलब ईसा पूर्व। चलिए, और ये जो है साथियों आपको हम बता देना चाहते हैं, ये जो है वर्ष 1868 ईस्वी में जो है जापान में जापान में जो है दोस्तों, जापान में शोगुन जो है आपको पद की मतलब समाप्ति के साथ एक नए युग का मतलब जो है सूत्रपात हुआ। जापान में संपूर्ण राज शक्ति जापान के इसी में जो इसे ही मेजी पुनर्स्थापन भी कहा जाता है, इसे ही मेजी पुनर्स्थापना कहा जाता है साथियों। क्रांति या मेजी जो है इसी को मेजी पुनर्स्थापना भी कहा जाता है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, कहता है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य के क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है साथियों? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची के अकॉर्डिंग अंतर्गत संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया, मतलब कि 800 रुपया अंकित मूल्य है। 2 क्रमागत छूट के पश्चात इसे 612 रुपया में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट 10% तो द्वितीय छूट की दर होगा साथियों। तो आपको ये निकालना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं साथियों। तो जब इसको सॉल्व करेंगे साथियों, तो देखिए सबसे पहले देखिए 800 है, तो 800 गुने देखिए 100 में से कितना परसेंट छूट देता है? 100 में से 10, तो 10 बट्टा में फिर 100, फिर देखिए गुने, तो 100 में से अब जो है दूसरा जो है आपको नहीं दिया है तो उसको डी मान लेते हैं, और इसको 100 इक्वल टू कितना में बेचा जाता है? तो 612 रुपया में साथियों बेचा जाता है। इस तरह से जब निकालेंगे, तो इस तरह से जब सोल्यूशन करेंगे तो 100 माइनस डी अपॉन 100 आ जाएगा। उसके बाद इक्वल टू 612 यहीं रहेगा, और इसको 100 इधर से आया दोस्तों 100, और बट्टा में कितना आ जाएगा 800, इधर वाला ये जो 800 है ये यहाँ गया 800 गुने, और ये जो है आपका ये 10 में से 100 गया तो 90 चौथा इधर आ गया। तो अब इसको काटेंगे साथियों, तो ये जो काटेंगे तो ये एक तरह से देखिए ये जो 0 से 0 काटेंगे, इस तरह से काटेंगे साथियों, तो आपको टोटल जो है आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 2000 माइनस 20D 20D इक्वल टू 1700 आंसर आता है। और उसके बाद जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो D इक्वल टू 15% आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और कहता है यहाँ पे 39 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है, यानी कि उच्च चालक कौन सा है साथियों? तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, जो उच्च चालक है वो जो है आपका सिल्वर है दोस्तों, चांदी। सबसे अच्छा चालक जो होता है, या आपको उच्च चालक बोले या सबसे अच्छा चालक बोले या सर्वोत्तम चालक बोले, तो सब यही होता है, सिल्वर होता है साथियों, जो जिसको चांदी, और कभी कभी चांदी दिया रहेगा, ये इंग्लिश में सिल्वर लिख दिया ताकि आपको पता नहीं चले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है साथियों। तो कैसी होती है चुंबकीय प्रकृति साथियों? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी ऋणात्मक होता है, पी हो जाएगा ऋणात्मक होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो है ऋणात्मक होता है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है साथियों? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सी, सामाजिक जो वानिकी है ये मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है साथियों, प्रभाव बोल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, कहता है वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया साथियों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सटन एवं बोमेरी हो जाएगा साथियों। और इसमें आपको हम बता देना चाहते हैं साथियों, ये जो है 1902 ईस्वी में वाल्टर सटन, यानी कि इसका पूरा नाम जो है क्या है साथियों? तो वाल्टर सटन एवं थियोडोर, इसको जो है इसका थियोडोर बोमेरी, पूरा नाम बोमेरी का पूरा नाम थियोडोर बोमेरी और वाल्टर सटन, ये दोनों ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार क्रोमोसोम की वंशागति के वाहक है, मतलब वंशागति वाहक है क्रोमोसोम। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया साथियों? तो ये संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को, इसमें में जो है अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है साथियों, और 24 अक्टूबर
1945 को जो था दिया गया। और इसके सदस्य मतलब वर्तमान में 193 इसके सदस्य हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की बात किया जाएगा साथियों तो 193 सदस्य इसके हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है 44 नंबर कहता है सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था साथियों। तो आपको इसका आंसर बता देना चाहते हैं पहले कि इसका आंसर जो है साथियों ये जहांगीर के मतलब मुगल शासक के दरबार में आया था साथियों। और ये सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था और रो की यात्रा का उद्देश्य मुगल शासक के एक साथ व्यापारिक संधि करना था। चलिए अगले क्वेश्चन के और अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्रियां मुगल साम्राज्य के अनेकों भागों में स्थापित हो गई थी इन्हीं के समय में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है साथियों इनमें से कौन सा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा वेदांग जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है वेदांग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 46 में कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है। कहता है ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर्स। ही यूज्ड एग्जामिन मतलब एग्जामिन क्या परीक्षण क्या एवरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पैसेंजर के मतलब वह यात्रियों के सभी दस्तावेज का परीक्षण करता है। यूज्ड क्या मतलब देखिए यूज्ड क्या तो यूज्ड मतलब हो गया उपयोग किया। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कहते यदि किसी घटना ई की प्रायिकता पी से निरूपित की निश्चित घटना का सही निरूपण होगा साथियों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये ई से इवेंट होता है दोस्तों EVENT इवेंट और ये ई से पी से प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना ई से होता है मतलब घटना होने की संभावना होने की घटना संभावित होने की घटना जो होता है एक होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है साथियों। तो ये जो है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा एक जो है लिखी कविता है साथियों। झांसी की रानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है साथियों। चलिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अज्ञा की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है साथियों। तो आपको बता देना चाहते हैं कि अरे ये रहेगा सच्चिदानंद हीरानंद वातसन। ये वातसन जो अज्ञा द्वारा लिखित एक यात्रा वृत्तांत है साथियों। ये जो है एक यात्रा वृत्तांत है अज्ञा की अरे यात्रा वृत्तांत है। ये जो है 10th तक किसी बुक में था साथियों हमें भी थोड़ा पता नहीं है लेकिन 10th तक कोई ना कोई बुक में एक अज्ञा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों। तो आपका देखिए इत्यादि का जो होगा इति जोर आदि कहाँ है साथियों इति जोर आदि यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। चलिए कहता है एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है साथियों। घोषणा करता है कि क्रय मूल्य पर बेचेंगे किंतु वह 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम भार का उपयोग करता है। यानी कि दुकानदार बड़ा लालची है। देखिए क्या कहता है कि वो घोषणा कर देता है कि मतलब ईमानदारी से बेचने की घोषणा करता है क्रय मूल्य पर लेकिन अंदर क्या करेगा ऐसे ही ना ठगता है। प्रॉफिट कैसे होता है दुकानदार को ऐसे ही होता है। तो ऐसे करेगा कि कहेगा कि हम एकदम सही मूल्य पर बेचेंगे और 1 किलो जो होगा उसका 900 ग्राम होगा। वही कि लालची बनिया होगा और वो जो है वो अपना जो वजन करने वाला जो है उसमें जो पसका तस्का बोलता है वही कर लेगा। और 1 किलो आप खरीदने जाइएगा तो आपको यहाँ घर पे आइएगा तो लिएगा तो 900 रहेगा। आप कहेगा अरे 100 रही तो 900 है यहाँ तो खरीदे थे 1 किलो खरीदे थे। तो वही है जो उसका प्रॉफिट होता है। तो वही कहता है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है किंतु वह 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम भार का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए साथियों। तो आपको देखिए इसका बताते हैं लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। देखिए सबसे पहले देखिए कि 100 ग्राम यानी कि 900 ग्राम मतलब कि 100 ग्राम का लाभ होता है साथियों। तो आपको 100 ग्राम का उसको पर केजी पर लाभ होगा। 100 ग्राम का पर केजी पे उसको लाभ होगा साथियों आपको पता है। तो 100 ग्राम का हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे तो 100 ग्राम तो कितने पर तो 900 ग्राम पर तो 100 और ये जो कट जाएगा एक कट जाएगा। ये 100 में 9 से भाग देंगे साथियों तो 100/9 =
11.1/9% आपका आंसर आ जाएगा। 11.1/9% आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक को पहचानिए साथियों। तो 20वीं सदी में जो है बहुलवाद का उदय संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। इस सिद्धांत के समर्थक जो थे लॉस्की, वॉकर, क्रेब आदि हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा साथियों। और वे जो थे बहुवादी विचारधारा के अनुसार राज्य संप्रभु और निरंकुश नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से किसके साथ भारत सबसे लंबा स्थल सीमा है साथियों। तो ये जो आपका भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है दोस्तों। ये बांग्लादेश के साथ है भारत की सबसे लंबी सीमा। भारत का सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। और इसकी लंबाई बात की जाएगा तो 4096.7 किलोमीटर का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर कहता है 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई साथियों। तो आपको बता देना चाहते हैं ये जो आपका आंसर है ये 3 है, निर्धारित किया गया था। जो प्रतिशत है रूप में कितनी प्रतिशत की तो 3%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कहता वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है साथियों। ये जो है आपका ये नागार्जुन का मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। मिश्र मतलब पंडित होता है, नागार्जुन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। और इससे पहले चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 56 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है साथियों। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है साथियों। ये लकड़ी का जलना जो है आपका रासायनिक परिवर्तन का जो है उदाहरण है साथियों। ये सही होगा। और बाकी जो भौतिक परिवर्तन होता है वह एक बार जब परिवर्तन हो जाएगा साथियों तो वह अपने मूल रूप में फिर से आ जाएगा साथियों। और ये जो है 2019 के एग्जाम में भी पूछा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन जो है रिपीट कर गया साथियों। जैसे चीनी का पानी में घुलना, तो ये जब चीनी पानी में घुल जाएगा तो परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा साथियों। और जब फिर से घुल जाएगा तो फिर से पानी को जब क्या करेंगे वाष्प में बदल कर और चीनी को फिर से चीनी बना सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर कहता है मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है साथियों। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है साथियों। इसका आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका जो सही होगा साथियों, आपको ये जो है कमेंट करके भी बताना है दोस्तों। और इसका सही आंसर हो जाएगा एपीकल्चर साथियों। एपीकल्चर होगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द डैश। तो ये आपका जो हो जाएगा कलेक्शन, ये आपका कलेक्शन हो जाएगा COLLECTION कलेक्शन। इसमें अगर IN जोड़ देंगे तो कलेक्शन हो जाएगा। चलिए और ये कॉम्प्लेक्स तो पूरा ही है, इम्प्रेस भी पूरा है, ऑप्रेस भी पूरा है, तो इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है साथियों। तो ये आपका इसका जो आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। और 59 नंबर की अगर बात किया जाएगा साथियों तो 59 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा बादल छाए हुए दिन पर। अगर एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता तो बादल छाए हुए दिन में। तो बादल जब छाएगा साथियों तो वो जो है सौर जल से हिट नहीं होगा दोस्तों। ये जो सोलर प्लेट है उससे हिट नहीं होगा जल साथियों। आपको ये जो है आप अपने दिमाग से भी बोल सकते हैं। 59 के बाद एक तरह से आपका जो एग्जाम साथियों इस तरह से 1 से लेकर आपका 59 तक का क्वेश्चन जो है साथियों खत्म हो चुका है। 1 से 59 तक का जो आपका एग्जाम बता देना चाहते हैं एक बार फिर से कि आपको जो 12 जनवरी साथियों 12 जनवरी और 2020 को जो एग्जाम हुआ था साथियों उसका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 1 से लेकर 59 तक खत्म हो चुका है दोस्तों। और अगर इसका आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं साथियों तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। पार्ट 2 आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा साथियों। आप वहां से जाकर और आपको बता देना चाहते हैं कि 2010 से जितना भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है साथियों, टोटल बिहार पुलिस का 2020 तक जितना भी एग्जाम हुआ है साथियों, बिहार पुलिस का टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड हो चुका है साथियों। अगर आप टोटल प्लेलिस्ट में जाकर देखना चाहते हैं वीडियो तो आप टोटल वीडियो जाकर देख सकते हैं साथियों। और अब जो है आप इसका द्वितीय पाली का एग्जाम जो हुआ है साथियों बिहार पुलिस का 2020 का, वो द्वितीय पाली का वीडियो आपको अपलोड करेंगे साथियों। आपको मिलेगा, कल मिलेगा वीडियो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्त लोग में शेयर कर दीजिए साथियों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू ऑल।